कि जो अपराधी थे, जो आपके पिताजी की हत्या में शामिल थे, उनको मदद पहुंचाया कुछ बीजेपी के नेताओं ने। ये भी आपने बातें कही, ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। ये एक बार नहीं 50,000। वो जो पीड़ा है, वो जो दर्द है, वो तब और बढ़ जाता है जब आपके संगठन के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति आपके संगठन के विचारधारा के लिए, आपके संगठन में समर्पण के लिए, आपके संगठन में त्याग के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है, अपने प्राणों का बलिदान देता है। और संगठन के बीच का दलाल किस्म का व्यक्ति तत्कालीन विधायक के पास जाता है उस हत्या में संलिप्त लोगों को बचाने की कवायद करने के लिए, तब ये पीड़ा बढ़ती है, तब ये दर्द बढ़ता है, तब ये दर परत चीज़ें सामने आ रही हैं। हम परत दर परत आप मीडिया बंधुओं के सामने वो तमाम चीज़ों को ले आने का काम करेंगे। और साथ ही साथ इतना भी कहना चाहते हैं कि मैं सिर्फ अपने पिताजी के हत्याकांड की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर भाजपा के अंदर एक इंटायर चंडाल चौकड़ी का टीम बैठा हुआ है। वो कभी चाहता ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जिन परिवारों का बलिदान हुआ है उनको कभी पिताजी की हत्या हुई और उसके बाद जिस तरह के वादे किए गए आपके परिवार के साथ या फिर आपके साथ, आपको भी ये लगता है कि बीजेपी आपके पिताजी की हत्या के बाद उसका फायदा सिर्फ कि अभी थोड़े दिन पहले, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, थोड़े दिन पहले ही सिवान संगठन के कुछ तथाकथित जो भाजपा के चंडाल चौकड़ी की टीम है, वो एक वैश्य भाजपा नेत्री को रसातल में भेजने के लिए दूसरे वैश्य भाजपा नेत्री को भाजपा ज्वाइन कर ढलने का नाम नहीं लेता। एक और बात है, एक तरफ आपको तकलीफ भी है और दूसरी तरफ आप उन लोगों का नाम खुल कर नहीं लेते हैं। क्योंकि आप व्यासदेव प्रसाद जी की जिक्र कर दिए हैं, जब आपके पिताजी की हत्या की गई थी उस वक्त यहाँ पे बीजेपी से सांसद ओम प्रकाश यादव थे, विधायक भी आप ही के थे व्यासदेव प्रसाद, तो उन लोगों की क्या भूमिका रही है सर? आपको 10 साल लोक लाज में थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, 10वें साल बाद ये बोलना प्रारंभ किए हैं। टाइम आने दीजिए, नाम भी लेंगे और आपके सामने सबको बेनकाब भी करेंगे। और सिर्फ हीट रिफ्लेक्शन कोटिंग से बना प्लास्टर गोल्ड वाटर टैंक देता है तपती गर्मी में भी ठंडे पानी की गारंटी, दमदार मजबूती की गारंटी, गारंटी सेहत की। आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सिवान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया तक पे। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता पूर्व पार्षद सत्यम भारती जी मौजूद हैं। आपको बता दें कि सत्यम भारती जी दिवंगत श्रीकांत भारती जी के पुत्र हैं, जो कि काफ़ी एक्टिव थे और उस समय ओम प्रकाश जी के, आपको बता दें, काफ़ी करीबी हुआ करते थे जब ओम प्रकाश यादव यहाँ से सांसद थे। और आज इनसे बातचीत करेंगे। हालांकि लगातार ये या फिर इनका परिवार बीजेपी से जुड़ा रहा है, लेकिन आजकल जिस तरह के बयान इनके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बीजेपी से ये नाराज चल रहा है। तो किस बात को लेकर आखिर नाराज चल रहे हैं, या फिर सिर्फ इनका ही बयान नहीं, कई सारे नेताओं का बयान की बात करेंगे जो लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। इस तरह की बातें निकल कर आ रही है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, कोशिश जरूर करेंगे। तो हमारे साथ सत्यम जी, बहुत स्वागत है आपका। सत्यम जी धन्यवाद। सत्यम जी, क्या कारण है आजकल जिस तरह से बयान आ रहा है आपका, लग रहा है कि बीजेपी से आपका मोह भंग हो रहा है, इस तरह की बात है? नहीं, बीजेपी से मुंह भंग होने की बात नहीं है। देखिए, बड़ी शालीनता से हम अपनी बात रखना चाहते हैं। पिछले दिन जिस प्रकार से आप लोग के दिवंगत पत्रकार रहे राजदेव रंजन जी की पत्नी आशा रंजन जी ने जो बातें कही, मैं उन्हीं बातों को दोहराना चाहता हूँ। वो जो पीड़ा है, वो जो दर्द है, वो तब और बढ़ जाता है जब आपके संगठन के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति आपके संगठन के विचारधारा के लिए, आपके संगठन में समर्पण के लिए, आपके संगठन में त्याग के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है, अपने प्राणों का बलिदान देता है। और संगठन के बीच का दलाल किस्म का व्यक्ति तत्कालीन विधायक के पास जाता है उस हत्या में संलिप्त लोगों को बचाने की कवायद करने के लिए, तब ये पीड़ा बढ़ती है, तब ये दर्द बढ़ता है, तब ये दुख बढ़ता है। और ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। कौन व्यक्ति है जिनको बार बार आप ये कह रहे हैं कि दलाल टाइप? अभी बीजेपी के नेता? बिल्कुल बीजेपी के अंदर हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं, सिवान के कद्दावर नेता हैं। और लोग कह रहे हैं कि अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ साहब, फादर साहब का हमारा केस ही अभी गवाही पे आया है, तो बोलने का तो मतलब है ना। अभी जब हम गवाही पे जा रहे हैं, धीरे धीरे परत दर परत चीज़ें सामने आ रही हैं
हम परत दर परत आप मीडिया बंधुओं के सामने वो तमाम चीज़ों को ले आने का काम करेंगे। और साथ ही साथ इतना भी कहना चाहते हैं कि मैं सिर्फ अपने पिताजी के हत्याकांड की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर भाजपा के अंदर एक इंटायर चंडाल चौकड़ी का टीम बैठा हुआ है। वो कभी चाहता ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जिन परिवारों का बलिदान हुआ है उनको कभी जगह मिले। देख लिया आशा रंजन जी को, कहाँ कोई जगह दिया गया है। क्यों भाजपा ज्वाइन करा है भाई साहब आप? वो एक शिक्षिका थी, उन्होंने रिजिग्नेशन देकर के भाजपा के प्रति आस्था व्यक्त की। आप आस्था व्यक्त करने के बाद अगर एक टाइम के बाद अगर आप उसको जगह नहीं दे पाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके सामने भारतीय जनता पार्टी, और ये जो मैं जितनी भी मैं बातें कह रहा हूँ ये सिवान के संदर्भ में कह रहा हूँ, इसका राज्य से और केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के संगठन से कोई ताल्लुकात, कोई लेना देना नहीं है। ये सारी की सारी बीमारी भारतीय जनता पार्टी सिवान के संगठन में है। आप वो लेके आते हैं और इस्तेमाल करने के बाद यूज एंड थ्रो करते हैं। ये तो मतलब पाप का पराकाष्ठा है, अपने आप में सबसे बड़ा पाप है। और आपके पिताजी की हत्या हुई और उसके बाद जिस तरह के वादे किए गए आपके परिवार के साथ या फिर आपके साथ, आपको भी ये लगता है कि बीजेपी आपके पिताजी की हत्या के बाद उसका फायदा सिर्फ उठाई वोट के लिए? देखिए, वादे जो किए गए थे, ये सवाल आप जो मेरे से पूछ रहे हैं, ये हमारे जब बिहार लेवल के नेता यहाँ आते हैं उनसे आप पूछिए। आपको ये लगता है कि इस्तेमाल कर लिया गया आपके पिताजी की हत्या के बाद, उस चीज़ को इस्तेमाल कर लिया गया वोट के नाम पर, आपको ये लगता है? दुखद तो है ना। आप बताइए ना, पूरी की पूरी भाजपा जो है वो सड़क के इस पार है, फतेहपुर में है। उधर कौन है भाई? तो वोटर है। क्यों नहीं आप नेता बना पाते हैं? हम ये मरणोपरांत जो स्थिति है मैंने वो रखा। जीवंत लोगों के बारे में भी स्थिति आपको बयान कर देता हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले, बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े दिन पहले ही सिवान संगठन के कुछ तथाकथित जो भाजपा के चंडाल चौकड़ी की टीम है, वो एक वैश्य भाजपा नेत्री को रसातल में भेजने के लिए दूसरे वैश्य भाजपा नेत्री को भाजपा ज्वाइन करा देते हैं और फिर उनको भी रसातल में भेजने का पूरा प्लानिंग हो जाता है। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, एक प्रोपेगेंडा है कि जब भी बलिदान देने वाले परिवार से कोई आगे आएगा, जब भी कोई ऐसा परिवार आगे आएगा जिसके अंदर लीडर बनने की पोटेंशियल होगी, उसको ये लोग भरपूर दबाने का प्रयास करते हैं और बहुत हद तक ये लोग सफल भी हुए। तो ये कौन लोग हैं? ये कुछ लोग हैं या फिर एक ये कुछ लोग हैं? ये कुछ लोग हैं। ये पूरी पार्टी उनकी जागीर नहीं है और जीवन में उनकी जागीर कभी बन नहीं सकती। थोड़े दिन का हो रहा है। देखिए, दिन जब बुरा होता है तो दिन बड़ा हो जाता है, दिन जल्दी ढलने का नाम नहीं लेता। एक और बात है, एक तरफ आपको तकलीफ भी है और दूसरी तरफ आप उन लोगों का नाम खुल कर नहीं लेते हैं। डर लगता है क्या आपको? कोई डरने की बात नहीं, हम तो खुद के नाम ले रहे हैं कि व्यासदेव प्रसाद जी अभी जीवित हैं। आप जाइए उनके यहाँ, पूछिए कि भाई सत्यम भारती ने इस तरह की बातें कही, कौन आया था आपके यहाँ, वो खुद बता देंगे। व्यासदेव प्रसाद जी के ऊपर सरस्वती का आशीर्वाद है। व्यासदेव प्रसाद जी निहायत एक शरीफ इंसान है। व्यासदेव प्रसाद जी सिवान के पॉलिटिकल सिनारियों में एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे लगता है कि बहुत लोगों को उनसे सीखने की आवश्यकता है। खास तौर से जब बात चरित्र की हो, खास तौर से बात जब चेतना की हो, खास तौर से जब बात पॉलिटिकल मोरल की हो। कि जब ये लोग गए उनके यहाँ तो उन्होंने सीधे और साफ शब्दों में कहा कि साहब आप गलत दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, आप यहाँ मत आइए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हुई है, हम इसमें कोई पैरवी नहीं करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ हम जानेंगे, चूँकि आप व्यासदेव प्रसाद जी की जिक्र कर दिए हैं, जब आपके पिताजी की हत्या की गई थी उस वक्त यहाँ पे बीजेपी से सांसद ओम प्रकाश यादव थे, विधायक भी आप ही के थे व्यासदेव प्रसाद, तो उन लोगों की क्या भूमिका रही उस दौरान? आप आरोप लगाते हैं सीबीआई जांच भी नहीं हुई, जांच का भी हम तो आज भी कर देखिए, आखिर सांसद आपके थे, विधायक आपके थे, तमाम नेता आपके थे। जितने भी सांसद और विधायक की बात है, ओम प्रकाश यादव जी हों, व्यासदेव प्रसाद जी हों, विक्रम कुंवर जी हों, स्वर्गीय रामायण माझी जी हों, इन लोगों का भरपूर सहयोग मिला, मोरल सहयोग मिला। पॉलिटिकल सहयोग किसी का मिला या नहीं मिला मैं उस बात में नहीं जाना चाहता हूँ।
पॉलिटिकल सहयोग, अब इन लोग के अंदर चेतना थी कि नहीं मुझे सहयोग करने के लिए, मैं उस बात में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मोरल सहयोग, मानवीय आधार पर जितना सहयोग मिलना चाहिए। इवन एक बार मेरी गाड़ी इसी लड़ाई के क्रम में फंस गई थी, तो आज स्थानीय जो सांसद है श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी जी, उनके पति जो उस समय के तत्कालीन विधायक महागठबंधन में हुआ करते थे, जीरादेई से श्री रमेश कुशवाहा जी, उन्होंने भी मानवीय आधार पर मुझे मदद किया। लेकिन तकलीफ तब पड़ जाता है जब पार्टी के इंटायर सिस्टम के लोग इस हत्याकांड के पश्चात जाके और इस तरह के पाप और इस तरह के कृत्यों को अंजाम देते हैं। जहाँ तक बात रही कि पार्टी से मदद करने की बात, तो ये जो चंडाल चौकड़ी की टीम अंदर बैठी हुई है चाहती ही नहीं है अपर लाइन में ये सारी बातें जाए। वो राजदेव रंजन जी के परिवार की बात हो, ओमकार मत सरैया जी के परिवार की बात हो। एक बात और कहा कि जो अपराधित हैं, जो आपके पिताजी की हत्या में शामिल थे, उनको मदद पहुंचाया कुछ बीजेपी के नेताओं ने, ये भी आपने बातें कही। ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये एक बार नहीं 50,000 बार बोलूंगा। कौन है जिसने ये व्यासदेव प्रसाद जी के यहाँ से जाके पूछ लीजिए कि कौन लोग आए थे उनके। आप बोलिए कैमरा के सामने, आपको लोग सुनना चाहते हैं। ये टाइम आएगा। आपके पिताजी का मामला है, आप डर किस तरह की नहीं बोल पा रहे हैं आप? क्या आपको भी डर लग रहा है? 10 साल लोक लाज में थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। 10वें साल बाद ये बोलना प्रारंभ किए हैं। टाइम आने दीजिए, नाम भी लेंगे और आपके सामने सबको बेनकाब भी करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम तो आज भी, अगर आपका यह खबर हमारे संगठन के शीर्ष नेतृत्व तक जाता है, तो मैं इस कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सिवान में जितने भी बलिदान हुए भाजपा के नाम पर, जितने भी पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं, जितनी भी हत्याएं हुई हैं, उन तमाम हत्याओं की जांच करनी चाहिए और बहुत सारे सफ़ेदपोश चेहरे जो उसके पीछे हैं वो सारे बेनकाब होंगे। सत्यम जी, इतने रोष में क्यों हैं आप? क्या आपको जगह नहीं मिली कहीं बीजेपी में इसलिए? नहीं, बीजेपी में मुझे जगह, बीजेपी में मैं यहाँ पर जिला का उपाध्यक्ष रहा, दिल्ली प्रदेश। अपनी पार्टी से, अपनी पार्टी से रोष नहीं है, अपनी पार्टी से, अपने पार्टी के बैठे उन चंद, पार्टी के अंदर बैठे उन चंद दलालों से, उन चंद चंडाल चौकड़ियों से रोष है। और वो रोष आजीवन रहेगा, क्योंकि मामला पॉलिटिकल नहीं, हमारे फादर की हत्या का मामला है। ये तमाम उन हत्याओं का मामला है जिनको मौत के घाट उतारा गया भाजपा का झंडा लगाने के लिए। आप कमल का कफन उड़ा देंगे और बाद में जाके केस लिपने का प्रयास करेंगे, इसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे। एक और नेता का जिक्र करेंगे, सिवान के ही रहने वाले वो नेता हैं और बीजेपी में बड़ा पद रखते हैं, मंगल पांडे जी की जिक्र कर रहे हैं। मंगल पांडे जी का कितना सहयोग रहा आपको? मंगल पांडे जी ने मानवीय आधार पर जितनी मदद करनी चाहिए, मतलब उन्होंने अपना मदद किया था मुझे। मैं मंगल पांडे जी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, उनके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करना चाहता हूँ। ओम प्रकाश यादव जी, जिनको आप अपना चाचा कहते हैं, भाई अब एक बात बताइए, जो व्यक्ति हमारे पिताजी का मित्र रहा हो राजनीतिक परिवेश में, और सिर्फ उन्हीं को चाचा नहीं कहते हैं, जो लोग भी हमसे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, जिनकी उम्र मेरे से ज़्यादा है, मुझे लगता है कि हमारे पिता की उम्र के हैं, तो उनको एक संस्कार के नज़रिए से आदमी चाचा, भैया या जो भी संबोधन होता है वो करता है। अच्छा, आपके पिताजी के हत्या के बाद जो उम्मीदें आपको बीजेपी से थी, कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ नहीं मिला, तकलीफ के सिवा? नहीं, अगर राजद आपको सम्मान दिलाने की कोशिश करे या फिर कहे कि पार्टी में आइए, हम आपको सम्मान दिलाएंगे, हम उसकी जांच कराएंगे, या फिर ये कहा जाए कि पार्टी आपको टिकट ही दे दे, तो आपका क्या डिसीजन होगा? आपने 3 बात कही है कि राजद आपको सम्मान दे दे, राजद आपको इस मर्डर केस में जांच करने की बात कहे, और राजद आपको टिकट की बात कहे, तो आपका क्या रोल होगा? मुझे सम्मान सिवान के जनमानस ने दिया है पिताजी के मरणोपरांत। मुझे कोई पार्टी सम्मान दे या ना दे, ये कोई बहुत मायने नहीं रखता। दूसरी बात, राजद मुझे टिकट दे दे तो हमारा क्या रोल होगा? हमारे फादर को, हमारे पिताजी के 100 पर कमल का कफन चढ़ाया गया था। मेरा अंतिम प्रयास होगा कि इसी कमल के तले इस लड़ाई को बुलंदी तक पहुंचाऊं। तीसरी बात जो आपने, शोषण करते आप ही के लोग, वो चंद लोग हैं, और ये चंद लोग आने दीजिए, पाप अपने बाप का नहीं होता है। देखिए, इसी भाजपा के अंदर स्वर्गीय रामायण माझी जी थे, जो विधायक थे दरौली से। इसी भाजपा के अंदर आज भी जीवंत है, पूर्व मंत्री रहे हैं विक्रम कुंवर जी, जिन्होंने अपने कुर्ते के ऊपर श्रीकांत भारती हत्याकांड के बाद सदन के अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद करा, हमारी इस लड़ाई को अपनी आवाज़ दी। हम कृतार्थ व्यक्त करते हैं, हम आभार व्यक्त करते हैं। आप फिर से राजद वाले सवाल पे हम आते हैं कि आपने कहा कि
हत्याकांड की जांच की बात, अगर राजद सिवान में हुए तमाम पॉलिटिकल मर्डर्स की जांच की बात पर सहमति जताते हैं तो निश्चित तौर पर हम नहीं, हमारे जैसे तमाम पीड़ित परिवारों को सोचना चाहिए। सोचना चाहिए बिल्कुल राजद सोचना को लेकर। बिल्कुल सोचना चाहिए। एक सवाल और आशा रंजन जी को लेकर। आशा रंजन जी को आपने कहा कि वो एक शिक्षिका थी, उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद से बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो क्या लग रहा है जिस तरह से आज वो रोष अपना जता रही हैं, कहीं ना कहीं मतलब आपको लग रहा है कुछ सही है? देखिए बिल्कुल सही है ना। आप उस महिला की पीड़ा देखिए। मैं इसलिए ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ आशा रंजन जी से क्योंकि कमोबेश हालात जो है हमारी माता जी का वो कमोबेश उन्हीं की तरह है। तो जब मैं अपनी माँ को देखता हूँ तो कई आशा रंजन जी हमारे सामने आती हैं और तकलीफ तो तब होता है कि जब इस संगठन के लिए बलिदान देने वाले लोग, इस संगठन के लिए त्याग करने वाले लोग, इस संगठन के लिए गोली खाने वाले लोगों की विधवाएं आपको अच्छी नहीं लगती हैं, लिपस्टिक वाली सो कॉल्ड नेत्री आपको अच्छी लगने लगती है, तो ये तो बहुत दुखद है ना, ये बहुत तकलीफ दे है। सवाल सत्यम, जब भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कई सारे ऐसे नेता हैं जिनके घर से या तो उनके फादर विधायक या सांसद रहे हैं या फिर उनके मतलब परिवार से कोई ना कोई विधायक या सांसद रहा है और अब वे भी लगे हुए हैं टिकट की होड़ में। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बाकी भी तो लोग हैं, बाकी लोगों को भी तो टिकट मिलना चाहिए। देखिए सबको मौका मिलना चाहिए और डॉक्टर का बेटा चाहता है कि हम डॉक्टर बने, एक आर्म फोर्स का बेटा जो भी हमारे सैनिक आज सीमाओं पर तैनात है, चाहे जितनी भी रिस्क हो, चाहे जितनी भी मुश्किलात हों, उनका बेटा चाहता है कि मैं भी अपने पिता की तर्ज पर देश की सेवा करूं। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के अगर संतानों में अगर ये बात है तो मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता। फिर आपकी पार्टी मौका निश्चित तौर पर परिवारवाद को काटते हुए निश्चित तौर पर मौका अन्य लोगों को मिलना चाहिए। मैं इसका हिमायती हूँ, इसलिए हिमायती हूँ क्योंकि आप सोचिए कि एक व्यक्ति, मैं देखिए अब इस बात, जब आपने ये बात पूछ दी है तो इसके अंदर की एक कड़वी सच्चाई आपके सामने ले आ रहा हूँ। जैसे हमारे जैसे युवाओं, हम अपने जैसे युवाओं की बात करें, कई हमारे युवा साथी हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, युवा मोर्चा में हैं। मैंने उनको जो देखा है करीब से, चाहे उनके संघर्षों को देखा है कि अपने माँ बाप के संस्कारों के बदौलत अपने मोहल्ले में किसी सामाजिक व्यक्ति को प्रेरणा मानकर वो राजनीतिक फील्ड में, मतलब कॉलेज लाइफ से अपनी राजनीतिक जीवन को प्रारंभ करते हैं, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हो या कांग्रेस के अन्य संगठनों से हो। लेकिन दुखद चैप्टर तब शुरू होता है कि जब वो नौजवान, वो नवयुवक अपने स्कूल लाइफ से, अपने कॉलेज लाइफ से संघर्ष करते हुए, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों के समय से कटौती करते हुए, अपने परिवार से कटौती करते हुए समय पार्टी को, संगठन को और समाज को देता है। और पार्टी का दुखद चेहरा तब उजागर होता है कि जब सो कॉल्ड धन्ना सेठ हेलीकॉप्टर लैंडिंग करते हैं और उन जैसे युवाओं के भविष्य को गर्त में और रसातल में ले जाने का कार्य करते हैं। ये एक दुखद चैप्टर है और इसके लिए सिवान नहीं, पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को जागने की आवश्यकता है कि आप किसी पार्टी के तले, किसी झंडे के तले अपना समय, अपना जीवन, अपना काम, अपना धंधा सब छोड़ के व्यतीत कर रहे हैं। और सो कॉल्ड धन्ना सेठ को जब पार्टी और कोई संगठन लॉन्च करती है तो निश्चित तौर पर ये युवाओं के जीवन, युवाओं के कैरियर, युवाओं के पॉलिटिकल और सामाजिक परिवेश के ऊपर सीधा सीधा प्रहार है। एक सवाल आपसे करेंगे, नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आए हुए थे, पटना में उनकी रैली हुई, जनसुराज बता रहा है कि उनका रैली फ्लॉप कर गया मोदी जी का, और जो सिंदूर देने की बात कर रहे हैं उस पर भी लगातार ये कह रहा है कि सिंदूर किस बात की, क्या कहेंगे इसमें? देखिए जनसुराज हमारी विपक्षी पार्टी है। एक बाज़ार के अंदर 2 दही की दुकानें हैं। अब कोई अगर कहेगा कि भाई उसकी दही मीठी है तो उसकी दही कैसे बिक पाएगी? कमोबेश जनसुराज का भी वही हाल है। वो इसीलिए कह रहे हैं कि फलाने का दही खट्टा है, हमारा मीठा है। तो पॉलिटिकल एजेंडा हर पार्टियाँ करती है, वो भी अपने हिस्से का पॉलिटिकल एजेंडा अगर अपना रहे, एक रिलेवेंट सेट कर रहे हैं, तो इसमें कोई अतिशोक्ति वाली बात नहीं। और जो आरोप नरेंद्र मोदी जी पर लग रहा है कि बार बार बिहार आ रहे हैं, बिहार में चुनाव है इसलिए,
नरेंद्र मोदी जी को बिहार के प्रति लगाव है। नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि बिहार अभी बहुत सारे चीज़ों से वंचित है, बिहार को बहुत सारी चीज़ों को देने की आवश्यकता है, तो निश्चित तौर पर वो देने की नियति से आ रहे हैं, तो उनका स्वागत करना इस पैकेज का ऐलान उन्होंने 2020 में किया था, आज तक तो नहीं दिया। इसी बिहार के अंदर कहाँ दिया? इसी बिहार के अंदर 2005 के पहले जो हालात थे, हम दिल पर हाथ रख के यहाँ मतलब सत्यम जी, जब वर्तमान की बात की जाती है तो 5 के पहले क्यों चले जाते हैं बार बार? नहीं क्यों? अच्छा, हर बीजेपी नेता का ये हाल है। एक बात, जब आप बात कीजिए वर्तमान की तो 15 साल पीछे चले जाएंगे, जब आप देश की बात कीजिए तो 60 साल पीछे चले जाएंगे। चाचा नेहरू जिम्मेदार हो जाते हैं। नहीं, हम चाचा नेहरू को जिम्मेदार नहीं बता रहे भाई साहब। जब देश की बात आती है तो नेहरू जिम्मेदार, बिहार की बात आती है तो लालू यादव जिम्मेदार। देखिए, हम लालू यादव को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं, हम तो पार्टी में रह के भी खुले तौर पे बोलना चाहते हैं कि आज अगर अपराध हो रहा है, आज अगर धर्मेंद्र सिंह की हत्या सिवान में हुई, अमरिंदर सिंह की हत्या अगर छपरा में हुई, तो उसका भी उतनी ही प्रबलता से, उतनी ही मुखरता से विरोध होना चाहिए जितना भाजपा विपक्ष में रह के करती है। इन दोनों हत्याओं पर दोहरा चरित्र किसी भी पार्टी का अपनाना समाज के लिए अच्छा नहीं है, और ये हम आज नहीं बार बार कहेंगे। पार्टी हमको रखना हो रखे, नहीं रखना हो नहीं रखे, बात जो साफ है, साफ सुथरा है, वो कहेंगे, कहते आए हैं, कहते रहेंगे, इसमें कहीं कोई गुरेज, कोई अतिशोक्ति नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे, चूंकि इंटरव्यू काफ़ी देर से चल रहा है, एक आखिरी सवाल, जिन सवालों के साथ हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया था, जिन चंद नेताओं की आप बात कर रहे हैं जो कि आपकी के पार्टी के बीजेपी का, आपने ये भी कहा कि बहुत जल्द मतलब उनका नाम भी सामने लाएंगे, क्या ये माना जाए वाकई वक्त आने पर सत्यम भारती इस बात की लड़ाई लड़ेंगे? क्योंकि सबका वकालत सत्यम भारती को करना पड़ेगा, जिसका आप नाम ले रहे हैं कि कई सारे लोग बीजेपी के नेता, जैसे आशा रंजन जी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, जैसे आपके पिताजी का हत्या हो गया, ऐसे कई नाम आपने गिनवाया, तो किसी ने तो आज तक वकालत नहीं किया। सत्यम भारती उनको वकालत करेंगे, वाकई करेंगे? निश्चित तौर पर अगर वो पीड़ित परिवार आते हैं और कहते हैं कि सत्यम भारती आप आगे बढ़िए और हम हमारी इन तमाम चीज़ों को, हमारे इस दुख को समाज के सामने लेके आइए और तमाम उन जो सफ़ेद पोस्ट चेहरे हैं उनको बेनकाब करिए, तो निश्चित तौर पर करेंगे, इसमें डरने की और कोई गुरेज की कौन सी बात है? फिर सबने तमिल के कहीं आपके खिलाफ षड्यंत्र रच दिए? अरे भाई सुनिए, इस सृष्टि में जो है मृत्यु शाश्वत सत्य है। जो इस दुनिया में आया है, जिसने जन्म लिया उसका मरण तय है। अगर हमने इस दुनिया में जन्म लिया है तो हमारा मरना निश्चित है। हमारे मौत के 1 मिनट पहले दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा हथियार हमारी हत्या नहीं कर सकता है, और मौत के 1 मिनट बाद दुनिया का बड़ा से बड़ा डॉक्टर मेरी सांसों को नहीं चला सकता है। कोई डर, कोई गुरेज, कोई कुछ भी नहीं है। चलिए, तो ये थे सत्यम भारती हमारे साथ, जो कि बीजेपी के नेता हैं और सिवान में पूर्व में पार्षद भी रह चुके हैं। और आपको बता दें कि आज जब इनसे बात हो रही तो कहीं ना कहीं जो इनका एक दर्द है आज वो झलक रहा है इंटरव्यू में, क्योंकि इनके पिताजी की हत्या कर दी गई थी इसी सिवान में, और जिसके बाद से बीजेपी के वर्तमान सांसद उस समय जो थे, उस समय के सांसद ओम प्रकाश यादव थे, और ओम प्रकाश यादव जी ने इनको काफ़ी भरोसा दिलाया था, या फिर बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी काफ़ी भरोसा दिलाया था। लेकिन आज इनको लगता है कि जिन भरोसों को, जिन वादों के साथ बातचीत की गई थी, जो वादा इनके साथ किया गया था, कहीं ना कहीं पार्टी उन वादों पर खरा नहीं उतरी, और उल्टा पार्टी के ही कुछ लोग हैं जो आज इनके खिलाफ साजिश रचते हैं। तो ये एक इनका दर्द है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया तक।